हेलो स्टूडेंट्स, मैं वंदना सिंह आपके लिए क्लास 12 नागरिक शास्त्र का चैप्टर नंबर 2 लेके आई हूँ। चैप्टर नंबर 2 में दो ध्रुवीयता कांत, चैप्टर का नाम है दो ध्रुवीयता कांत। अब दो ध्रुवीयता क्या है, इसको हम पहले चैप्टर से थोड़ा संबंध जोड़ते हैं। पहले चैप्टर में आपने देखा था शीत युद्ध का दौर। ये शीत युद्ध का दौर क्या था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 के बाद जो विश्व था वो दो गुटों में बट गया था। दो गुट में एक गुट का नेता संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरे का सोवियत गणराज्य था। दोनों गुटों में आपस में काफी तनाव चल रहा था और उसकी सबसे ज्यादा सीमा क्या थी, चरम सीमा क्या थी? बर्लिन की दीवार शीत युद्ध की चरम सीमा बनी। बर्लिन की दीवार, जर्मनी को दो भागों में बांट दिया गया एक दीवार बना के, जिसके कहते हैं बर्लिन की दीवार। और जर्मनी पश्चिमी और पूर्वी भागों में बढ़ गया, पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी। इसकी जो दीवार बनी थी वो 1961 में बनी थी। इस तरह जनता जर्मनी की आपस में बट गई। पश्चिमी जर्मनी जो थी पूंजीवादी विचारधारा की थी, जबकि पूर्वी जर्मनी साम्यवादी विचारधारा की थी। इसी विचारधारा को लेकर जर्मनी बर्लिन की दीवार के द्वारा दो भागों में बट गया। पश्चिमी जर्मनी ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस के गुट में थी। लेकिन जर्मनी की जनता ने, पूर्वी जर्मनी की जनता ने जब ये दीवार गिरा दिया तो फिर से वो वापस एक हो गए और दो ध्रुवीयता का जो एक दो गुट बना था उसके अंत की चरम सीमा थी और इसकी समाप्ति हो गई। दो गुटों की जो दो गुट विश्व में बना था उसकी समाप्ति हो गई। हाँ, तो जर्मनी जब बर्लिन की दीवार गिरी तो इसका परिणाम क्या हुआ कि जर्मनी का पुनः से एकीकरण हो गया और सोवियत संघ का भी विघटन हो गया। अब सोवियत संघ प्रणाली है क्या? सोवियत संघ प्रणाली क्या है? यह प्रणाली समतामूलक समाज और समाजवाद के आदर्शों पर आधारित थी। सन 1917 में रूसी क्रांति में जब समाजवादी क्रांति हुई उसके बाद सोवियत गणराज्य का अस्तित्व में आया, जिसे हम यूएसएसआर भी कहते हैं। सोवियत प्रणाली निजी संस्था, निजी संपत्ति की संस्था का विरोध करके समाज की समानता के सिद्धांत पर व्यवस्थित करना चाहती थी। कैसा करना चाहती थी? समाज को समानता के सिद्धांत के आधार पर व्यवस्थित करना चाहती थी। सोवियत प्रणाली की विशेषता, सोवियत प्रणाली आदर्श एवं समाजवादी समाज पर जोर देती थी। यह प्रणाली पूंजीवाद व मुक्त व्यापार के विरुद्ध थी। इस प्रणाली में संपत्ति पर राज्य का पूर्णतः स्वामित्व और नियंत्रण था, यानी पूंजीवाद से बिल्कुल विरुद्ध। सोवियत प्रणाली में सरकार बुनियादी आवश्यकताओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बच्चों की देखभाल एवं लोक कल्याणकारी अन्य चीजें रियायती दर पर उपलब्ध कराती थी। लेकिन इसमें कुछ कमियां थी। सोवियत प्रणाली में कम्युनिस्ट पार्टी का एक दलीय कठोर शासन था। यह सत्तावादी होती गई, जनसाधारण का जीवन कठिन होता गया। यह दल जनसाधारण के प्रति उत्तरदायी भी नहीं थी। सोवियत संघ के 15 गणराज्यों का में जो सोवियत संघ जो बना था 15 छोटे छोटे देशों का एक संगठन था। इसे सोवियत गणराज्य कहा गया। लेकिन इन 15 में सबसे ज्यादा वर्चस्व किसका था? रूस का था। बाकी के जो थे अपने आप को उपेक्षित समझते थे। रूस अपना वर्चस्व इसमें कायम रखा था। हथियारों के विनिर्माण में देश की आय का काफी, अब क्या इसमें कमियां थी कि बहुत ज्यादा हथियार बनाया गया। हथियारों के बनाने में देश की आय का काफी व्यय हुआ, बहुत ज्यादा खर्च हुआ, उससे देश के राजकोष पे काफी असर पड़ा। इन कमियों के कारण सोवियत संघ पाश्चात्य देशों की बराबरी नहीं कर पाया। वहां पाश्चात्य देश जो पूंजीवादी विचारधारा के समर्थक थे वो आगे बढ़ते जा रहे थे और जो ये साम्यवादी विचारधारा के समर्थक थे सोवियत गणराज्य, ये उनसे पिछड़ते जा रहे थे। इनकी अर्थव्यवस्था कमजोर होती जा रही थी, जबकि वो दिन ब दिन अपना विकास करते जा रहे थे। इन परिस्थिति में सोवियत संघ के अधिकांश जो गणराज्य थे वो इस साम्यवादी विचारधारा से ऊब गए थे और वो विद्रोह करने पे उतारू थे। अब उन्हें यह विचारधारा, अब उन्हें यह प्रणाली, सोवियत प्रणाली रास नहीं आ रही थी और वो उनसे ऊब चुके थे। ऐसी परिस्थिति में कैसे सोवियत संघ का विघटन हुआ देखते हैं कि 1980 में 1980 में गर्बाचोव, सोवियत संघ के विघटन में जो गर्बाचोव थे वो क्या बने? सुधारवादी नीति। अब सोवियत संघ के विघटन में मिखाइल गर्बाचोव की भूमिका। सोवियत संघ गणराज्य मैंने बता दिया, 15 छोटे छोटे
देशों का एक संगठन था, एक समूह था जिसे हम सोवियत संघ कहते थे। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कैसे बर्लिन की दीवार गिरी, कैसे जर्मनी का पुनः एकीकरण हुआ, कैसे सोवियत संघ का विघटन हुआ, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो सोवियत संघ के विघटन में मिखाइल गोर्बाचेव की क्या भूमिका थी। अब मिखाइल गोर्बाचेव 1980 के दशक में सोवियत संघ के साम्यवादी पार्टी के अध्यक्ष बने। सोवियत संघ के विघटन में गोर्बाचेव की सुधारवादी नीति की महत्वपूर्ण भूमिका रही। हालांकि वो बहुत सुधार करना चाहते थे और अपने सोवियत गणराज्य को ऊंचाइयों पे ले जाना चाहते थे। इस कारण उन्होंने कुछ सुधारवादी नीति अपनाई, लेकिन वह सुधारवादी नीति ही इस गणराज्य के विघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने समानता एवं स्वतंत्रता की, राष्ट्रीयता आदि का वातावरण तैयार किए बिना ही पुनर्गठन व खुलापन की नीतियों को लागू कर दिया गया। कोई काम हम करते हैं तो सबसे पहले हम देश में, समाज में एक वातावरण क्रिएट करते हैं, एक मूड क्रिएट करते हैं जनता की, लोगों की और हमारे जो सहयोगी हैं उनका। इसके बिना किए ही उन्होंने खुलापन व पुनर्गठन की जो नीति एकदम से लागू कर दी, उससे उसका बहुत असर पड़ा। सोवियत के कुछ गणराज्य अलग राष्ट्र निर्माण की विचारधारा उनके अंदर आने लगी और उन्होंने संकट गहराता चला गया। इस प्रकार दिसंबर 1991 में रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। अतः सोवियत संघ के 15 गणराज्य स्वतंत्र होकर अलग अलग अस्तित्व बना लिए और जो सोवियत गणराज्य था, जो 15 देशों का एक समूह था, वो उसका विघटन हो गया और वो अलग अलग 15 राज्य अपना अस्तित्व बना लिए, उनका अलग अस्तित्व कायम हो गया। अब ये विघटन क्यों हुआ, इसका कारण क्या था? कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश, जो गणराज्य था सोवियत गणराज्य, उसमें सबसे मेन अंकुश के कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश था। कम्युनिस्ट पार्टी अपना दबदबा बना रखा था। संसाधनों का अधिकांश भाग हथियारों पर व्यय होना, पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि जो सोवियत गणराज्य के आय का बहुत बड़ा भाग हथियारों के बनाने में खर्च हो रहा था। इससे अर्थव्यवस्था पे असर पड़ रहा था। औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में पिछड़ापन, उधर जो पूंजीवादी विचारधारा के समर्थक थे वो आगे बढ़ते जा रहे थे और साम्यवादी विचारधारा की जो सोवियत प्रणाली थी, जो सोवियत संघ था, वो पिछड़ता जा रहा था उनसे। आर्थिक व राजनीतिक संस्थाओं की आंतरिक कमजोरी, ये संस्थाएं अंदर से कमजोर होती जा रही थी। उनकी आर्थिक बता रही है कि आर्थिक स्थिति उनकी बिगड़ती जा रही थी। राजनीतिक संस्थाओं पे भी बड़ा निगेटिव असर पड़ रहा था। गोर्बाचेव की सुधार नीति, पहले मतलब गोर्बाचेव जो सोवियत गणराज्य के अध्यक्ष थे उस समय, उनकी जो सुधारवादी नीति थी, हालांकि उन्होंने इस सुधारवादी नीति को इसलिए लागू किया ताकि इसका विकास हो, सोवियत गणराज्य की अर्थव्यवस्था सुधरे, लेकिन उसका उल्टा असर पड़ा और उनकी नीति ही उसके विघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रवादी भावना व संप्रभुता की इच्छा का अनुभव, लोगों के अंदर 15 छोटे छोटे राज्य थे, उनको मिला के एक संघ बनाया गया था सोवियत संघ। उसमें भी रूस का सबसे ज्यादा वर्चस्व था। अब धीरे धीरे छोटे राष्ट्र जो थे वो अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे थे। उनके अंदर भी राष्ट्रवादी भावना पनपी और वो अपने को स्वतंत्र कराने की इच्छा उनके अंदर आने लगी। उन्हें लगा कि अब हम इस संघ में न रह के अपना खुद अलग अस्तित्व बनाए। सोवियत जनता का पश्चिम देशों के विकास का ज्ञान होना, अब सोवियत की जो जनता थी, सोवियत गणराज्य की जो जनता थी, उन्हें ऐसा लग रहा था कि पश्चिम देश के लोग बड़ा विकास कर रहे हैं और हमारे विकास में बाधा हो रही है। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए उसका सोवियत संघ का विघटन हुआ। अब इसके परिणाम क्या हुए? अंतरराष्ट्रीय राजनीति के शक्ति संबंधों में बदलाव। ये जो दो गुट था उसमें काफी चेंजिंग आई। शीत युद्ध के दौर की समाप्ति, जो शीत युद्ध आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था आपने कि दो गुट बन गया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक गुट का नेता, एक गुट का लीडर संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरे का कौन था? रूस था, सोवियत गणराज्य था। इसकी समाप्ति हो गई और एक विश्व में एक नया दौर आया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब क्या हुआ कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का ही बोलबाला हो गया, क्योंकि जो साम्यवादी व्यवस्था थी, विचारधारा थी, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कंपेयर में डाउन पड़ती जा रही थी, उनकी अर्थव्यवस्था कमजोर होती जा रही थी। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसका बोलबाला हो गया? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। नए 15 स्वतंत्र देशों का उदय। विघटन के बाद क्या क्या हुआ ये मैं बता रही हूँ। 15 वही देश छोटे छोटे जो सोवियत गणराज्य में थे वो अलग अस्तित्व में आ गए। रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, बेलारूस इत्यादि से 15 छोटे छोटे देश हैं जो अपने अलग अस्तित्व में आ गए। खनिज तेल भंडारों पर अमेरिकी प्रभाव का बढ़ना। अब क्या हुआ कि ये जो सोवियत संघ था उनका विघटन हो गया, ये छोटे छोटे राज्य अपने अस्तित्व में आए। ऐसे में
अब वो इतना उनके अंदर पावर नहीं रही, गुट में थे, ग्रुप में थे तो उनके अंदर पावर थी। इससे पूंजीवादी जो खेमा था या अमेरिका का जो खेमा था वो थोड़ा सा उनसे दूरी बना के रखता था। लेकिन जैसे ही ये इनका विघटन हुआ वो इन पे हावी होने लगा। खनिज तेल भंडारों पर अमेरिकी प्रभाव का बढ़ना, अब जो भी खनिज तेल भंडार थे उस पर अमेरिका अपना वर्चस्व कायम करने लगा। अमेरिका का मध्य पूर्व में घुसपैठ, मध्य पूर्वी भागों में उसका घुसपैठ हो गया। एक ध्रुवीय विश्व अर्थात अमेरिका का वर्चस्व हो गया। पहले दो गुट था, अमेरिका और सोवियत गणराज्य, लेकिन सोवियत गणराज्य का जब विघटन हो गया, ये छोटे छोटे देश अपने अस्तित्व में आ गए, तो उसमें ये इतना पावरफुल नहीं रहे, क्योंकि इनका एक छोटे छोटे राज्यों में इनका इतना, जब गुट में थे तो पावरफुल थे और गुट से हट के एक छोटे छोटे अस्तित्व में आने के बाद इनके अंदर इतनी पावर नहीं रही, शक्ति नहीं रही। ऐसे में अमेरिका को मौका मिला, ये अपना वर्चस्व बनाने में कायम रहा। तो इस तरह अभी तक जो दो गुट था विश्व में, आपका अमेरिकी गुट था और जो सोवियत गणराज्य का गुट था, अब ये गुट समाप्त हो गया एक तरह से। अब एक ध्रुवीय विश्व अर्थात अमेरिका का वर्चस्व हो गया, यानी पूरे विश्व में एक ही वर्चस्व रह गया, किसका? अमेरिका का वर्चस्व रह गया। समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह लगे। वही समाजवादी विचारधारा जो सोवियत गणराज्य में लागू की गई थी उस पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया। ये ऐसा लोगों को महसूस होने लगा कि ये विचारधारा देश को की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में काफी कारगर नहीं है। इसके बाद क्या हुआ? एक शाक थेरेपी का अपनाया जाना। क्या हुआ फिर? एक शाक थेरेपी अपनाया गया। बताती हूँ शाक थेरेपी है क्या। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो उसके पश्चात शाक थेरेपी क्या है? सोवियत संघ के विघटन के पश्चात रूस, पूर्वी यूरोप तथा मध्य एशिया के देशों में साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण के लिए एक विशेष मॉडल अपनाया गया। इसे हम कहते हैं शाक थेरेपी। विघटन के पश्चात विश्व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा ऐसे देशों को जो अलग अलग होते हैं उनके लिए एक मॉडल तैयार किया गया। उन्हें कहा गया कि आप इस मॉडल पर चलो, उसे कहा गया शाक थेरेपी। शाक थेरेपी यानी आघात पहुंचाकर उपचार करना। आप जानते हैं जैसे किसी को हार्ट अटैक होता है, कोई बात होता है, धड़कन रुक जाती है तो हम क्या करते हैं कि बिजली का शॉक देते हैं। बिजली का शॉक देके फिर से वापस उसकी धड़कन लाते हैं। इसी तरह से आघात पहुंचाकर उपचार करना, इसीलिए इसका नाम है शाक थेरेपी। यानी अंतर्राष्ट्रीय आपका जो उन देशों के लिए जो अलग हुए थे उनके लिए विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण यानी परिवर्तन के मॉडल को अपनाए जाने को क्या कहा गया? शाक थेरेपी। इसकी क्या विशेषता है? इसकी विशेषता है राज्य की संपदा का निजीकरण। देखिए सोवियत गणराज्य में जब साम्यवादी प्रणाली थी, सोवियत प्रणाली में हमने देखा कि वहाँ पे सारी जो निजीकरण नहीं था, वहाँ पे सरकारी सारे। तो सोवियत प्रणाली में हमने देखा कि सोवियत प्रणाली में जो संपत्ति थी उस पर सरकारी स्वामित्व, सरकार का पूरी तरह स्वामित्वता थी और राज्य की संपदा का निजीकरण। लेकिन अब शाक थेरेपी के बाद राज्य की संपदा का निजीकरण हो गया। राज्य की सरकारी जो सारी कंपनियां थी उनका निजीकरण हो गया। पूंजीवाद पद्धति से खेती को की जाने लगी। अब जहां साम्यवादी प्रणाली थी उसका पूरा विरोधाभास यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पूंजीवादी पद्धति से खेती की जाने लगी। शाक थेरेपी के बाद सारी चीजें वहां पे बदलती गई। मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाया जाना, बिल्कुल उल्टा जो साम्यवादी प्रणाली के, सोवियत प्रणाली के बिल्कुल विरुद्ध है। मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता, पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने जो गाइडलाइन दी शाक थेरेपी के थ्रू उन देशों को, छोटे छोटे जो सोवियत गणराज्य से अलग हुए थे, इस तरह की गाइडलाइन दी शाक थेरेपी के थ्रू। व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया जाएगा, पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा। शाक थेरेपी के परिणाम क्या हुए? रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट आ गई। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को विश्व बैंक ने जब जो उनको एक शाक थेरेपी बताई, उस गाइडलाइन पे चलने को कहा, उससे उसका परिणाम क्या हुआ? रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट आ गई। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था नष्ट हो गई। खाद्यान्न का संकट उत्पन्न हो गया। एक और नई संकट, एक नई प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो गई शाक थेरेपी के परिणाम स्वरूप। आर्थिक असमानता का जन्म, कोई बहुत ज़्यादा गरीब और कोई बहुत ज़्यादा अमीर। अमीरी और गरीब के बीच जो खाई थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लगभग 90% सरकारी कंपनियां निजी कंपनियों को औने पौने दामों में
बेच दी। जब सरकारी, पहले तो सारी सोवियत प्रणाली में सरकारी कंपनियां थी, लेकिन स्वार्थ थेरेपी के बाद जो है ये निजी कंपनियों को बेची गई और बड़े ही औने पौने दामों में बेच दी गई, जिसे इतिहास में सबसे बड़ा गैराज सेल कहा गया। इतिहास में क्या कहा गया? सबसे बड़ा गैराज सेल। क्योंकि जल्दी जल्दी सारी सरकारी कंपनियां थी सोवियत प्रणाली में, जब स्वार्थ थेरेपी अपनाया गया तो सारी सरकारी कंपनियों को निजी कंपनियों को औने पौने दामों में बेच दिया गया और बहुत ही किसी भी औने पौने दामों में बेच दिया गया। कैसा? किसी भी तरह बेच दिया गया। इसका बड़ा लॉस हुआ और इसे गैराज सेल, विश्व का सबसे बड़ा गैराज सेल कहा गया। तो आज के सेकेंड चैप्टर में यहीं तक। इसका PDF मैंने आपको भेज दिया है, उसको भी आप पढ़ते रहिए। इतना मैंने आप समझा दिया है, बाकी का नेक्स्ट टाइम में देखेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और घर में रहिए।